ये बहुत ही मैथमेटिकल मुश्किल सवाल होते हैं कि जिसमें पुश या पुल को हम समझने की कोशिश करें। ये फैराडे की फील्ड थ्योरी थी जो आज की डेट में सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली थ्योरी है। मेनली मैथ्स, ऐसी मैथ्स मुझे कहीं दिखाई नहीं दी कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पर एक स्पेशल केस में मैंने इसके ऊपर एनालाइज किया। जैसा कि मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि फील्ड थ्योरीज में पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था एक्शन ओवर डिस्टेंस का, जिसका मतलब होता था कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरा चार्ज पार्टिकल पे एक्शन कर सकता है बिना किसी इंटरेक्शन के, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी कांटेक्ट के, जिसे एक्शन थ्रू डिस्टेंस कहते थे। एक्शन थ्रू डिस्टेंस का मतलब है कि इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन दिस विदाउट रियल कांटेक्ट बिटवीन देम, उसके बिना कांटेक्ट के भी लगा सकता है। और उसके बाद जब एक थ्योरी आई थी, वो आए थे एक्शन थ्रू, लगातार जो कांटेक्ट है, कंटिन्यूअस कांटेक्ट के थ्रू एक्शन होना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की गई थी। अब फैराडे ने अपना जो थॉट प्रोसेस दिया था, जिसको मैक्सवेल ने बहुत सराहा, और मैक्सवेल ने अपनी सारी फील्ड थ्योरी, ईएम वेव की थ्योरी उसी के बेस पे दी थी। फैराडे ने कहा था कि ये जो एक इलेक्ट्रिक फ्लूइड डेवलप करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप करता है, उसी में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होते हैं, उसी के थ्रू फोर्स का ट्रांसफर होता है। तो फैराडे ने क्या कहा था, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। फैराडे ने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो वो हर समय पुलिंग और पुशिंग फोर्स लगाती रहती है, और जो पुशिंग फोर्स लगाती है, वो पुशिंग फोर्स, जैसे ये वाली फील्ड आसपास की जगह पर एक जो पुशिंग फोर्स लगा रही होगी, पुशिंग फोर्स ये लगा रही होगी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पुशिंग फोर्स लगा रही होगी। यानी अगर यहां पे कोई छोटा सा पार्ट कंसीडर करें तो ये फील्ड लाइन इस स्पेस के इस पार्ट को, इस लैटिस को इधर पुश कर रही होगी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और अलोंग विद दैट ये उसको अपने अलोंग जो है वो पुलिंग फोर्स लगाती है, यानी इधर की तरफ वो पुल कर रही होगी, इधर की तरफ पुल कर रही होगी, और नीचे वाली फील्ड उसको इधर की तरफ पुल कर रही होगी, इधर वाली फील्ड इसको इधर की तरफ पुश कर रही होगी। तो ये पुलिंग और पुशिंग का जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो वो उस रीजन का जो स्ट्रक्चर है, लैटिस जो है, जो फ्लूइड है, वो मूव करता है। दैट इज द रीजन ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात की। तो ये बहुत ही मैथमेटिकल मुश्किल सवाल होते हैं कि जिसमें पुश या पुल को हम समझने की कोशिश करें, कितना पुश या पुल होता है। पर एक केस में मैंने मैथमेटिकली एनालाइज पूरा किया है, एंड इट इज टोटली माय डेरिवेशन। ये मेरे तरीके से मैंने सोचा कि कैसे पुश या पुल की बात करें। तो अगर मैं ये पुश या पुल की बात करूं, फैराडे की इस थ्योरी को लेके चलूं, और फैराडे ने कहा था कि ये जो पुश या पुल होता है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर पुश या पुल होता है पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे जो ये पुश या पुल का फोर्स लगता है वो इतना लग रहा होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये पुश या पुल लगता है। क्या कहते हैं उन्होंने कि फील्ड लाइंस जो आपने बनाई हुई हैं, ये फील्ड लाइंस लिटरली पुश करती हैं, लॉन्गिट्यूडनली पुल करती हैं। यानी कि अपने अलोंग जो है वो पुल कर रही होंगी, और अपने परपेंडिकुलर ये पुश कर रही होंगी एक दूसरे को। पुलिंग और पुशिंग का फोर्स का कॉम्बिनेशन है, और इसी के इम्बैलेंस के चक्कर में कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी फील्ड लाइंस वैरी करती हैं, कोई भी फील्ड लाइंस चलती हैं, कुछ भी ऐसा होता है वो इसी की वजह से होता है। ये फैराडे की थियरी थी, ये फैराडे की फील्ड थ्योरी थी जो आज की डेट में सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाली थियरी है, और इसकी मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, पर एक स्पेशल केस में मैंने इसके ऊपर एनालाइज किया और खुद से मैथ्स डेवलप करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत आइडिया लिया, पर मेनली मैथ्स, ऐसी मैथ्स मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने जो सोची उस मैथ्स के बारे में मैं आपके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, उसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। मान लिया हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, और जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रखा गया, लेट्स से एक पॉइंट चार्ज को यहां पे रखा गया, ये पॉइंट चार्ज रखा गया क्यू, तो आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह की बदल जाएगी। आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कुछ देखेंगे तो कुछ इस तरह से, इस पॉइंट चार्ज को रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आ रही होगी वो इधर की तरफ यहां पर थोड़ी बढ़ गई होगी, इधर की तरफ यहां बढ़ गई होगी, इधर से वाली फील्ड भी कुछ इधर की तरफ जा रही होगी, इधर वाली फील्ड भी कुछ इधर की तरफ जा रही होगी। ये दोनों के चार्ज पार्टिकल की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी है।
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बनाई है उसकी लीनियर थी, रेडियली आउटवर्ड, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे घूम जाएगी, इसके आसपास इससे निकलती हुई लगेगी, और यहां पर थोड़ी बढ़ी हुई होगी, इस जगह पे थोड़ी बढ़ी हुई होगी, और इस जगह पे थोड़ी घटी हुई होगी। यहां पर ऐसे और ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी, घूम रही होगी। तो ये हमारे पास इसने क्या किया, इसने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज पार्टिकल ने डिस्टर्ब कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में गैप्स वैप सब बदल गए होंगे, ई की वैल्यूज बदल गई होगी। अब इस कारण इस चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड को जब खराब कर दिया, तो इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैट्रिक्स में, इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में एक स्ट्रेस जनरेट होगा, विच इज द कॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस बनाई। इस चार्ज पार्टिकल को सेंटर मानते हुए इसके अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करी। इस स्फेरिकल सरफेस को अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो रीजन होंगे। एक होगा चार्ज पार्टिकल से इधर की तरफ आ रही थी, और एक इधर होगा जिसका रिजल्टेंट आपने इधर निकाल के दिखाया हुआ है। तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई बोल दिया, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई आर बोल दिया। तो ई बोल दिया और ई आर बोल दिया, और लेट्स से इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ई और ई आर के किसी जनरल जगह पे एंगल जो थीटा है, तो इस पूरे स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक एलिमेंट कंसीडर किया डीए। तो डीए जो है इस समय दो इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू काम कर रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली अगर हमने तोड़ा तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जो है, इस डीए एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ आएगी वो ई प्लस आपके पास ई आर कॉस थीटा आ रही होगी, ई प्लस ए आर कॉस थीटा आ रही होगी, ई प्लस ई आर कॉस थीटा आ रही होगी, और एक इस तरफ आ रही होगी ई आर साइन थीटा। ई आर साइन थीटा इधर की तरफ आ रही होगी। दोनों ही इंडिविजुअल सुपरपोजिशन के हिसाब से प्रेशर लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाले के हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर पुल कर सकते हैं। तो ये वाला ई प्लस ई आर कॉस थीटा इधर पुल कर रहा होगा, ई आर साइन थीटा इधर पुल कर रहा होगा। अगर यहां पे भी एक एलिमेंट कंसीडर करें, यहां पर भी एक एलिमेंट कंसीडर करें, यहां पर भी एलिमेंट कंसीडर करें, तो आपको दिख रहा होगा कि जो इधर ये वाला इधर पुश कर रहा है, इधर वाला भी इधर ही पुश कर रहा है, पर इधर वाले दोनों हॉरिजॉन्टली कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे। वर्टिकल कैंसिल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वर्टिकली ऊपर अगर देखें तो ई प्लस ई आर कॉस थीटा है, और इधर देखें तो इसके कारण ई इधर होगा और ई आर इधर होगा। तो वर्टिकली नीचे की तरफ अगर देखें तो यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर की तरफ, वो हमारे पास लग रहा होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स आएगा वो ई माइनस ई आर कॉस थीटा का आएगा। ई माइनस ई आर कॉस थीटा वाले टर्म नीचे पुल कर रहे होंगे, पुलिंग फोर्स है, फील्ड लाइन जो नीचे की फील्ड लाइंस है वो इस रीजन को नीचे की तरफ पुल कर रही होगी, जिसका मैग्नीट्यूड होगा ई माइनस ई आर कॉस थीटा के कारण। तो जो ऊपर वर्टिकल और नीचे वर्टिकल का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, ऊपर वर्टिकल और नीचे वर्टिकल का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, वही डिफरेंस जो है हमारे पास ई आर प्लस ई कॉस थीटा का जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस हमें जनरेट करके देगा नेट फोर्स ऑन दिस इमेजिनरी स्फीयर जो हमने इसके अराउंड बनाया हुआ है। कितना है इसको देखने की कोशिश करें तो मुझे उम्मीद है कि ऊपर नीचे का जब आप देखेंगे तो इट कम्स आउट ई प्लस ई आर कॉस थीटा, ई प्लस ई आर कॉस थीटा जो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास है ऊपर की तरफ का स्क्वायर, और इसका माइनस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई माइनस ई आर कॉस थीटा, ये नीचे की तरफ का पुलिंग फोर्स। तो नेट पुलिंग फोर्स और इसका प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि ये तिरछे लग रहे होंगे, प्रेशर तो हमेशा सरफेस के अलॉन्ग लगेगा, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई किया, इट इज डीए कॉस थीटा। थोड़ा मैथ्स ज्यादा है पर समझने की कोशिश करिएगा। प्रेशर जो लग रहे होंगे इस वाली फील्ड के कारण जो लग रहा होगा, सरफेस के अलॉन्ग लग रहा होगा, तो उसका जो डीए कॉस थीटा है वो वाला कंपोनेंट हमने लिया। प्रेशर का ये कंपोनेंट हमने लिया, डीए कॉस थीटा हमारे पास आया, डीए कॉस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि इस फील्ड का प्रेशर का मैग्नीट्यूड हाफ एप्सिलॉन ई प्लस ई आर कॉस थीटा, पर लगेगा तो प्रेशर नॉर्मली लग रहा होगा, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया, तो डीए कॉस थीटा हो गया। डीए हमारा एरिया है तो डीए कॉस थीटा हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया हाफ एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। जब हमने इसको खोला तो ये हमारे पास आया 4e ई आर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डीए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डीए, ये नेट फोर्स आ गया इसके ऊपर। नेट फोर्स इसके ऊपर, नेट वर्टिकल फोर्स इसके ऊपर इतना आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट 4e ई आर कॉस स्क्वायर थीटा डीए। इस स्फेरिकल रीजन के ऊपर जो स्ट्रेस नेट डेवलप हुआ है, नेट फोर्स जो डेवलप हुआ है वो ऊपर की तरफ डेवलप हुआ है, वो इतना है।
जब ये फोर्स इतना ऊपर की तरफ डेवलप हुआ है तो हमने इस फोर्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, जो कॉमन है उसको बाहर ले लिया। ई कांस्टेंट है, ई आर वेरिएबल है हर जगह का, थीटा वेरिएबल है, डीए वेरिएबल है। तो हमने क्या बाहर निकाला, तो हमारे पास जो फोर्स निकल के आया उसको इंटीग्रेट कर दें अगर हम इसको पूरे सरफेस पे, तो हमारा आंसर, आधी सरफेस पे हम इंटीग्रेट कर दे तो हमारा आंसर निकल आएगा। आधी सरफेस पे हम इसको इंटीग्रेट कर दे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो क्या आया हमारे पास, फोर्स की वैल्यू हाफ बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया हमारे पास, और हमारे पास 4e बाहर आ गया, 4e बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास बच गया इंटीग्रल ई आर कॉस स्क्वायर थीटा डीए के बराबर। इंटीग्रल ई आर कॉस स्क्वायर थीटा डीए के बराबर हमारे पास बन के आ गया। हाफ एप्सिलॉन नॉट 4e बाहर आ गया और इंटीग्रल ई आर कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बाहर आ गया। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया, एफ की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास हो गई 2e एप्सिलॉन नॉट, 2e एप्सिलॉन नॉट ई आर कॉस स्क्वायर थीटा डीए, ई आर कॉस स्क्वायर थीटा डीए। अब ई आर कॉस स्क्वायर थीटा डीए ये हमारे पास नेट फोर्स निकल के हमारे पास आ रहा है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करें समझने की कोशिश करते हैं। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करें समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार ये ई आर डीए अगर हम हर जगह का निकाल के टोटल ऐड करें, ई आर डीए अगर हर जगह का निकाल के हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ई आर डीए की वैल्यू जो हमारे पास पूरे स्फीयर में आएगी वो आएगी फ्लक्स के बराबर, जो नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फ्लक्स के बाहर निकल के आएगी। यानी इंटीग्रल ई आर डीए अगर हम बात करें तो इंटीग्रल ई आर डीए की वैल्यू हमारे पास आएगी ई आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि नेट फ्लक्स जो कमिंग आउट है वो 5 टोटल के बराबर आ जाएगा, 5 टोटल के बराबर आ जाएगा, 5 टोटल के बराबर आ जाएगा। अब ये 5 टोटल के बराबर आ गया ई आर डीए पर, यहां तो ई आर कॉस स्क्वायर थीटा डीए। तो मैंने क्या कहा कि ई आर कॉस स्क्वायर थीटा डीए अगर हम बात कर रहे हैं ई आर कॉस स्क्वायर थीटा डीए, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो वेरिएबल कर रहा, थीटा बदल रहा है हर जगह का, और साइन स्क्वायर थीटा भी आएगा यहां पर बदल रहा है, तो एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की हाफ लिखी जा सकती है। एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की हाफ लिखी जा सकती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को मैंने हाफ लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, एफ बराबर ई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ई आर डीए। ई आर डीए जब हमने किया तो वो हमारे पास होना चाहिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, गॉस लॉ से। तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जब हमने एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काटा तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई क्यू ई के बराबर। तो नेट फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है क्यू ई के बराबर। तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्यू ई के बराबर आ गया, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी थी, क्योंकि यही फोर्स हमें पता है नॉर्मल ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज पे फोर्स क्यू ई के बराबर लगता है। तो ये फैराडे की थ्योरी से भी इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा मुश्किल था पर थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन इतना बड़ा नहीं है।